गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 230 है, यूपीपीएससी पीसीएस के लिए हैं। प्रैक्टिस करेंगे जीएस के प्रश्नों पर। इसमें हम इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 230 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से सतत कृषि संबंधी सरकारी पहले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सतत कृषि संबंधी सरकार की पहल है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, ये सारे के सारे सतत विकास के लिए सतत कृषि संबंधी सरकारी पहल, ये तीनों हैं। ठीक है, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो सतत कृषि से संबंधित जो हाल की सरकारी पहलें हैं वो कौन कौन सी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी पर उप मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सुंदरवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और जनवरी 2019 में रामसर स्थल के तहत सुंदरबन आर्द्रभूमि भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई। 2019 में दी गई क्या है। और सुंदरबन को वर्ष 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। कौन सा इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन सही है। देखिए, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है एकदम, और डी है इसका आंसर, 1 2 3। तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। देखिए, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र एक अत्यंत विशिष्ट परिवेश है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भूमि और समुद्र के बीच पाया जाता है और सुंदरबन जीवों के कई समूहों का प्राकृतिक अवकाश आवास है और जीव प्रजातियों की एक बड़ी संख्या आहार, प्रजनन और आश्रय के लिए जो है इस पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर करती है। यह खारा जल मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लेजर्ड, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ऑलिव रिडले कछुए जैसी कई दुर्लभ और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों का घर है सुंदरवन। देखिए, सुंदरवन का 40% भाग भारत में है, शेष जो भाग है वो बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सुंदरवन केवल भारत में ही है। और सुंदरवन को वर्ष 1987 में, जो भारतीय क्षेत्र है उसको वर्ष 1987 में, और जो बांग्लादेशी क्षेत्र है यानी जो बाकी का 60% है उसको 1997 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। और जनवरी 2019 में रामसर सम्मेलन के तहत सुंदरबन आर्द्रभूमि भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई। तो इतनी चीज़ें सुंदरबन से रिलेटेड याद रखिए, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केवल एक ही करेक्ट होगा। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन से संबंधित। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जो ओजोन का क्षरण करते हैं उनको समाप्त करना। तो यह ओजोन को कम करने वाले पदार्थों के उपयोग को समाप्त करके पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को कम करने वाले पदार्थों के उपयोग को समाप्त करके पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है और 15 दिसंबर 1987 को अपनाया गया। यह प्रोटोकॉल आज तक की एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे पृथ्वी पर हर देश के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। कुछ एडिशनल एक चीज इससे और जुड़ी है, वियना संधि। ठीक है, जो वियना संधि है यह संधि ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। इस पर 1985 में वियना सम्मेलन में सहमति बनी और 1988 में यह लागू किया गया। 196 देशों के साथ साथ यूरोपीय संघों द्वारा इसे मंजूर किया जा चुका है
और वियना संधि जो है वो ओजोन परत की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक ढांचे के रूप में काम करता है। अगर दोनों में डिफरेंस देखें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना संधि में, तो क्या डिफरेंस है? देखिए, वियना संधि ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? ओजोन परत को जो छीण कर रहे हैं पदार्थ, उनको समाप्त करना। ठीक है, उन पदार्थों के उत्सर्जन को रोकना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बहुत पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। भारत कोकिला के नाम से कौन सी महिला प्रसिद्ध है? सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर 1। तो हाल ही में 13 फरवरी को इनकी जयंती मनाई गई, यानी 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। उन्हें भारत कोकिला यानी नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और भारत में सरोजनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। देखिए, सरोजनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कवि और राजनीतिज्ञ थी। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में। और वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई। और ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनकी उत्कृष्टता सेवा के लिए सरोजनी नायडू को केसर हिंद पदक से सम्मानित किया। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हरित गतिशीलता रैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हरित गतिशीलता रैली का उद्देश्य हरित ईंधन हेतु जन जागरूकता बढ़ाना है, और इसमें स्थायी ऊर्जा स्रोतों जैसे कि E20, E85, फ्लैक्स फ्यूल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक आदि से चलने वाले 57 वाहनों की भागीदारी शामिल है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने हेतु पर्यावरण के अनुकूल एवं टिकाऊ परिवहन विकल्पों के उपयोग को संदर्भित करती है। बिल्कुल बढ़िया। पहला एक, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हैं। हरित गतिशीलता रैली से रिलेटेड, तो डी है इसका आंसर। तो भारत के प्रधानमंत्री ने 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह यानी इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया। तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 कहाँ मनाया गया? कर्नाटक के बेंगलोर में। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट्स पर E20 ईंधन भी लॉन्च किया। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित हरित गतिशीलता रैली को हरी झंडी दिखाई। हरित गतिशीलता रैली के बारे में और जानें। तो हरित गतिशीलता रैली का उद्देश्य हरित ईंधन हेतु जन जागरूकता बढ़ाना है। इसमें स्थायी ऊर्जा स्रोतों जैसे कि E20, E85, फ्लैक्स फ्यूल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक आदि से चलने वाले 57 वाहनों की भागीदारी शामिल है। हरित गतिशीलता कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने हेतु पर्यावरण के अनुकूल एवं टिकाऊ परिवहन विकल्पों के उपयोग को संदर्भित करती है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। एक रचना है गोल्डन थ्रेशोल्ड, कविता संग्रह है ये। किसका है ये? किसका है? एनी बेसेंट या सरोजनी नायडू? बताइए, इन तीनों में से किसी एक का है। यह है सरोजनी नायडू का। ठीक है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया का। तो सरोजनी नायडू एक प्रसिद्ध कवियत्री थी। उन्होंने अंग्रेजी तथा उर्दू दोनों में रचनाएं की। वर्ष 1912 में प्रकाशित इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक है। और उनके अन्य कार्यों में द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में आई है, जब बंगाल विभाजन हुआ था। द वर्ड ऑफ टाइम 1912 में, और 1912 में ही द ब्रोकन विंग। और तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में जन्मी थी ये। 13 फरवरी को हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई। ठीक है। सरोजिनी नायडू महिलाओं के अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं, और उन्होंने भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु अथक प्रयास किए। और वह अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की भी सदस्य थी, और उन्होंने भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु काम किया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना इंपॉर्टेंट है। लंदन अभिसमय, हांगकांग अभिसमय, बेगानी अभिसमय, शिकागो अभिसमय मैच करने के लिए पूछ लेता है। ये 1 नंबर में पूछ लेगा सीधे सीधे, मतलब एक क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो शिकागो अभिसमय का मिलान किससे करेंगे? शिकागो अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से हो गया। लंदन अभिसमय हो गया समुद्र प्रदूषण से। हांगकांग अभिसमय शिपिंग से हो गया।
और बेगानी अभिसमय हो गया, खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरा। एक से एलिमिनेट हो रहा है क्या? लंदन अभिसमय, समुद्री प्रदूषण पहले का तीसरा। ठीक है, एक से हो गया। तो देखिए, लंदन अभिसमय इसे कचरे और अन्य पदार्थों के डंपिंग द्वारा होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण को मानवीय गतिविधियों से बचाना और समुद्री पर्यावरण के सभी स्रोतों को नियंत्रित करना है। देखिए, समुद्री जहाज़ों के सुरक्षित एवं पर्यावरणीय रूप से पुनर्चक्रण के लिए जो है वो हांगकांग अभिसमय है। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जहाज़ों के पुनर्नवीकरण करते समय मानव एवं पर्यावरण स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए कोई अनावश्यक जोखिम ना हो। बेगानी अभिसमय की बात करें तो इसका उद्देश्य खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाना और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के भीतर खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही को नियंत्रित करना। शिकागो अभिसमय की बात करें तो शिकागो अभिसमय को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर अभिसमय भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के सुरक्षित और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया था। साप्ताहिक पूछ रहा है, मासिक नहीं। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, विद्यासागर या मार्शमैन। पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण किसके द्वारा? मार्शमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, 1818 में मार्शमैन के नेतृत्व में बंगाली भाषा में दिग्दर्शन तो मासिक समाचार पत्र था, ठीक है, और जो अल्पकाल तक ही चल पाया। और इसी समय मार्शमैन के संपादन में एक साप्ताहिक समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो दिग्दर्शन भी मार्शमैन का है और समाचार दर्पण भी मार्शमैन का है। बंगाली समाचार पत्र है, दिग्दर्शन मासिक है और समाचार दर्पण जो है वो साप्ताहिक है। पूछा क्या है? साप्ताहिक, तो सी है आंसर। अच्छा, इसके 2-3 साल के बाद 1881 में बंगाली भाषा में ही साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ। इस समाचार पत्र का प्रबंधन राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर अजय निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से फसल जैव अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में निर्मुक्त होते हैं, यानी ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स या ऑर्गेनिक रेजिड्यूज। फसल या जैव अवशेषों के दहन के कारण एक तरह से अगर जंगल में आग लग जाए तो उनसे ओजोन भी निर्मुक्त होगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगी, मीथेन यानी CH4 भी होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO भी होगी। तो सारे के सारे होते हैं, डी है इसका आंसर। ठीक है, एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है तो अधिकतर मतलब ये इतिहास रहा है कि सभी सही हो जाते हैं, सभी। तो फसल अवशेष और बायोमास बर्निंग यानी जंगल की आग को कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, मेथेन यानी CH4 और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। अच्छा, धान की फसल के अवशेषों को अगर जलाएंगे तो वातावरण में क्या निर्मुक्त होगा? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ठीक है, SO2, NO2 और O3 निर्मुक्त होते हैं फ्लाई एसवीएस में। चलिए, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला यह सवाल है। नम एवं दलदली मृदा में फास्फोरस तथा पोटास की अधिकता होती है कमी होती है। नम मृदा प्रायः धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इनमें से कौन सा सही है? देखिए, जो नम मृदा होती है प्रायः धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है, सही है बात। नम एवं दलदली मृदा में फास्फोरस तथा पोटास की कमी होती है, अधिकता नहीं होती। तो करेक्ट पूछा, करेक्ट केवल दूसरा होगा यहाँ पर। तो नम एवं दलदली मृदा का निर्माण जो है अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है
और नम एवं दलदली मृदा में फास्फोरस तथा पोटास की कमी होती है, अधिकता नहीं होती। और इन क्षेत्रों में अवायवीय दशाओं में मृदा में लौह तत्व की उपस्थिति होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि नम मृदा प्रायः धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सिविल सर्विसेज स्टडी को सब्सक्राइब रखिएगा, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।